Hello everyone. Today we will discuss about ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि YAC। ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब एक वेक्टर लेंगे यानी कि प्लाज्मिड, ठीक है, तो प्लाज्मिड के बारे में हम ऑलरेडी आगे बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्लाज्मिड में से हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाना है, ईस्ट का क्रोमोसोम बनाने की ये टेक्निक है, तो हम उसे YAC टेक्निक कहेंगे, ठीक है। तो ये एक नई तरह से क्लोनिंग बनाने की टेक्निक है। तो चलो इस टेक्निक के बारे में देखें। तो द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी कि YAC वेक्टर इज केपेबल ऑफ कैरिंग अ लार्ज DNA फ्रेगमेंट। तो ये एक क्रोमोसोम बनाने की आर्टिफिशियल टेक्निक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो हम प्लाज्मिड में से ही क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है, लीनियर क्रोमोसोम बनेगा। तो लीनियर क्रोमोसोम कैसे बनेगा? प्लाज्मिड को हम पहले ब्रेक करेंगे, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे उसके थ्रू जब उसका कटिंग होगा फिर ये क्रोमोसोम बनेगा, और फिर हम उसे होस्ट सेल में यानी कि ईस्ट सेल में डालेंगे, फिर फॉरेन DNA डालेंगे, तो उसकी एक क्लोनिंग टेक्निक बनेगी, ठीक है। तो उसी तरह ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, तो हम आगे सारी डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे थे हम जो वेक्टर की, ठीक है। तो प्लाज्मिड की ये जो केपेबल, उसकी जो कैरिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा DNA फ्रेगमेंट है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी देखे तो अप टू 2 MB इतनी होती है। लेकिन अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो ये इफिशियंसी देखे तो बहुत लो रेट पर होती है। फिर द फाइनल टाइप ऑफ ईस्ट क्लोनिंग वेक्टर टू कंसिडर इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लाज्मिड तो लिया, फिर हम ये क्लोनिंग बनाने की टेक्निक करेंगे, क्लोनिंग बनाएंगे, ठीक है। तो क्लोनिंग कैसे बनाएंगे? कटिंग करके थोड़ा एक लीनियर हम जो क्रोमोसोम बनाएंगे और फिर उसमें फॉरेन DNA ऐड करेंगे, तो ये लास्ट में हमें आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मिलेगा यानी कि YAC मिलेगा। तो ये एक टाइप का ये क्या होगा, न्यू अप्रोच टू जीन क्लोनिंग। ये एक नए टाइप का जीन क्लोनिंग बनाने की प्रोसेस हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो YAC इज अ सेगमेंट ऑफ DNA that replicate as a ईस्ट क्रोमोसोम when it contain foreign DNA। अब क्या होगा, हम जब ये YAC की जो प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब हम जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, उसमें ओरी साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ओरी साइट पे बहुत सारा रेप्लिकेशन होगा, तो भाई कई सारी DNA की कॉपी बनेगी, ठीक है। तो वो प्लाज्मिड तो अपना काम कर रहा है, ठीक है। फिर हम उसको तोड़ के जब ये ईस्ट क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके कंटेन में जब ये फॉरेन DNA ऐड होगा तो क्या होगा, ये YAC है आर वैल्यूएबल। ये वैल्यूएबल है क्यों? क्योंकि उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी देखे तो बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 500 KB, जो 500 किलो बेस पेयर होती है किसको समाने की, ये जो फॉरेन DNA को ऐड कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा फॉरेन DNA ऐड हो सकता है, कितना? 500 किलो बेस पेयर तक, ठीक है। तो ये YAC की बहुत ये वैल्यूबल होता है क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है YAC आर डिजाइन टू रेप्लिकेट एज अ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया व्हेन देयर इज अ नो फॉरेन DNA इंसर्टेड इन द वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर की बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, हमने प्लाज्मिड लिया, ठीक है। अब प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन तो स्टार्ट है, तब हम उस जब ये कोई बैक्टीरिया में हम प्लाज्मिड है, ठीक है, उसमें रेप्लिकेशन तो स्टार्ट है, लेकिन तब हम उसे फॉरेन DNA इंसर्ट नहीं कर सकते। जब उसका कटिंग होगा, क्रोमोसोम बनेगा, तब हम उसमें फॉरेन DNA ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा, वंस द फ्रेगमेंट ऑफ DNA, जो DNA का फ्रेगमेंट बना उसमें इंसर्टेड YAC ट्रांसफर इनटू ईस्ट सेल। अब ये जो DNA का फ्रेगमेंट बना उसे हम इंसर्ट करेंगे किस में? ईस्ट सेल में, वेयर दे रेप्लिकेट एज अ यूकैरियोट क्रोमोसोम
फिर हमें ये क्रोमोसोम मिलेगा। ठीक है, YAC कंटेन ईस्ट ईस्ट सेंट्रोमियर एंड 2 ईस्ट टीलोमियर्स। यहाँ एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक उसके कंटेन में एक सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर ये यहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक सेंट्रोमियर होता है और 2 टेलोमियर्स होता है। देखिए 2 टाइप में यहाँ टेलोमियर, ये टेलोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके सेंटर में एक सेंट्रोमियर, 2 टेलोमियर्स होता है और 2 ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। मार्कर्स के बारे में आपको पता ही होगा क्या है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। हमने आगे देखा था जो एम्पिसिलिन था, जो टेट्रा थे। ठीक है, तो ये एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन होते हैं, दोनों ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर है। उसे हमने जो नेम दिए हैं X और Y। ठीक है, और फिर ये ओरिसाइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और फिर है ये EcoRI। जो ये EcoRI है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यहाँ से कटिंग होगी। ठीक है, और BAM-H1 और BAM-H1 यहाँ से इतना पार्ट BAM-H1 का है। ठीक है, तो ये BAM-H1 क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस है जहाँ से जो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसे रिकॉग्निशन साइट पर कटिंग करता है। तो यहाँ 2 टाइप में कटिंग होगी। ठीक है, तो EcoRI और BAM-H में। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम आगे देखेंगे, पहले उस पार्ट के बारे में। और they have bacterial origin of replication and bacterial selectable marker to allow the non-recombinant YAC to replicate as a plasmid in E. coli cell। अब क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि जो ओरिसाइट होती है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और 2 ऐसे साइट होते हैं जहाँ सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, जैसे कि X एंड Y होता है। ठीक है, जो X एंड Y है वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट YAC होते हैं। ठीक है, तो ये E. coli सेल की बात हो गई। और अब ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है YAC प्लाज्मिड टू ईस्ट क्रोमोसोम, यानी कि प्लाज्मिड से ये क्रोमोसोम बनाना है हमें। ठीक है, तो अ रिसर्चर इंसर्ट अ लार्ज सेगमेंट ऑफ फॉरेन DNA इनटू अ यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस BAM-H1 that removed a fragment of DNA and caused the YAC to become linear। तो यहाँ देखिए जब ये प्लाज्मिड है, ठीक है, तो ये प्लाज्मिड है, उसमें से हमें क्रोमोसोम बनाना है, एक लीनियर क्रोमोसोम बनाना है। तो क्या होगा, ये जो लीनियर क्रोमोसोम बनाना हो, तो यहाँ हमने बात की थी जो BAM-H1 है एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जहाँ से कटिंग होगा। तो क्या होगा, यहाँ से इतना पार्ट है BAM-H1 वो निकल जाएगा। देखिए यहाँ ये पार्ट BAM-H1 का निकल गया, तो ये जो टीलोमियर्स है वो 2 एंड में रहेंगे, यानी कि ये इतना पार्ट है। ठीक है, इतना पार्ट है वो एक लीनियर फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि BAM-H1 तो निकल गया। ठीक है, तो BAM-H1 डिजाइन क्रिएटेड लीनियर क्रोमोसोम विथ टीलोमेट्रिक एंड। तो ये टीलोमेट्रिक एंड है, देखिए यहाँ से ये टीलोमेट्रिक एंड है, फिर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर यानी कि X, फिर ओरिसाइट यानी कि यहाँ ओरिसाइट है, यहाँ सेंट्रोमियर है, यहाँ EcoR है और ये सिलेक्टेबल मार्कर Y यहाँ पर है और ये टीलोमियर है और यहाँ पर देखिए यहाँ जो पूरा का पूरा जो प्लाज्मिड था एक लीनियर क्रोमोसोम में बन गया है। ठीक है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस थे वहाँ से कटिंग हो गया, यानी कि BAM-H1 निकल गया, तो एक प्लाज्मिड में से ये अब एक लीनियर क्रोमोसोम बन गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, तो ये जो EcoRI है वो क्या होगा, डाइजेशन क्रिएट 2 आर्म्स। अब ये EcoRI है वो क्या होगा, यहाँ से एक 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, EcoRI हमने बताया था जो एक रिस्ट्रिक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से कटिंग होगी, तो यहाँ से सेंट्रोमियर है, ओरिसाइट है, सिलेक्टेबल मार्कर X एंड
टीलोमियर्स। तो ये लेफ्ट आर्म है और ये राइट आर्म है, ठीक है। तो ये लेफ्ट आर्म किसका है? सिलेक्टेबल मार्कर एक्स का। और ये वाई आर्म किसका है? सिलेक्टेबल मार्कर वाई का। अब ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? तो ये दो पार्ट हो गए, उसमें से हमें इतना पार्ट हमें लेना है, ठीक है। तो इतना पार्ट हम लेंगे और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर हम क्या करेंगे? जो बाहर से आया है कौन है? फ्रेगमेंट ऑफ जीनोमिक डीएनए जनरेटेड बाय लाइट डिजाइंड विथ इको आर आई। तो ये क्या करेगा? अब उसकी लाइगेशन होगी, ठीक है। तो ये लाइगेशन होगी तो उसमें ये जो ईस्ट का हमने जो ये बाहर से जो फॉरेन डीएनए डाला था, ठीक है, तो ये एक लंबी चेन बन जाएगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि हमें ये YAC बनाना है तो ये बाहर से आया हुआ एक कल्चर टाइप है, ठीक है। तो ये आ जाएगा और इतना पार्ट है यहाँ से जुड़ जाएगा। और जुड़ने में कौन हेल्प करेगा? लाइगेज एंजाइम, तो उसे लाइगेट करेगा। अब ट्रांसफॉर्म की प्रोसेस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की। तो क्या होगा? ईस्ट सेल है, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा? एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। अब ये क्या होगा? ईस्ट सेल है, ठीक है। ईस्ट सेल क्या करेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है और उसके बीच में यहाँ ईस्ट सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होगी तो ईस्ट स्पेरोप्लास्ट बनेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? ये जो डाइजेशन प्रोसेस होगी तो क्या होगा? वो जो सेल वॉल है उसकी जो डाइजेस्ट करेगा। और सिलेक्ट फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ईस्ट विथ YAC क्लोन। तो अब यहाँ हमें लास्ट में क्या मिलेगा? एक ईस्ट का जो YAC हमने बनाया, ठीक है। तो उसमें क्या है? ईस्ट सेल भी है, उसमें सेल वॉल है। एक नया हमें एक सेल मिल गया, जो सेल ईस्ट से बना हुआ है, जो क्लोनिंग हुआ है, ठीक है। एक प्लाज्मिड में से जब हमने क्रोमोसोम बनाए और उसके एक हम बाहर से हुआ एक फॉरेन, जो फॉरेन हम कह सकते हैं डीएनए है, ठीक है, जो एक ईस्ट सेल का है, वो एक बना के एक नया सेल बनेगा। वो क्या बनेगा? प्रॉपरली ईस्ट विथ YAC क्लोन। एक क्लोन मिलेगा हमें तैयार करके, ठीक है। तो ये क्लोन बनाने की एक नई टेक्निक है। तो फिर हमने जो ये प्रोसेस देखी उसमें क्या था? एक लीनियर बनेगा, ठीक है। और फिर ये जो टीलोमियर आर नाउ ऑन टू एंड ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो ये एक लीनियर डीएनए बना था, ठीक है, मॉलिक्यूल बना था। उसके दोनों एंड में कौन प्रेजेंट था? टीलोमियर्स। अब इंसर्ट ऑफ लार्ज फ्रेगमेंट डीएनए टू YAC मेक YAC सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट क्रोमोसोम। फिर हमने क्या किया? जो YAC है उसमें जब हमें ऐड किया, ठीक है, तो उसका जो एक क्रोमोसोम बन गया, ठीक है, एक नया सेल बन गया, ठीक है, ईस्ट का। द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल रेप्लिकेट एज अ क्रोमोसोम इन ईस्ट सेल। अब ये ईस्ट सेल में जो मॉलिक्यूल है वो रेप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, जो क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो उसकी जो हम कैपेसिटी देखें तो 200 से 200 किलो बेस पे डीएनए की उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ YAC वेक्टर। तो हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट देखे तो सेंट्रोमियर यानी कि CEN टीलोमियर्स थे, एन ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस जो ओरिसाइट थी जहाँ से रेप्लिकेशन होती है। तो सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन सीक्वेंस, ठीक है। तो ये ARS है, ठीक है। फॉर जो ये प्रोलिफरेशन है, ठीक है। तो ये प्रोलिफरेशन यानी कि जो स्प्रेड होता है, ठीक है, होस्ट सेल में। तो ये सारी ऐसी उसके जो कंपोनेंट है जो होस्ट सेल में हम ऐड करते हैं तो स्प्रेड होता है। तो AMPR यानी कि जो एम्पिसिलिन है फॉर सिलेक्टिव जो एम्प्लीफिकेशन एंड मार्कर सच एज TRP1 and URA3 for identify cell containing the YAC vector।
जो हमने डिस्कस किया था आगे कि जो 2 ऐसी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, तो एम्पिसिलिन है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और ये ट्रिप्टोफान होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सिलेक्टिव मार्कर से हम जानने चाहते हैं, ठीक है, और उसके ये दोनों ऐसी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट ऐसे जीन होते हैं, ठीक है, तो जो सेल में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि YAC वेक्टर के। अब रिकॉग्निशन साइट की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoRI BAM-H1, ठीक है, तो BAM-H1 से जहाँ कटिंग हुआ था, ठीक है, फिर EcoRI से कटिंग हुआ था और 2 फ्रेगमेंट मिले थे हमें, ठीक है। अब प्रोसीजर की बात करें तो द टारगेट DNA इज अ पर्टिकुलरली डिजाइंड बाय EcoR1 एंड द YAC वेक्टर इज क्लीव्ड बाय EcoR1 एंड BAM-H1। तो प्रोसेस में हमने आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्लाज्मिड का ये जो DNA है, ठीक है, उसके जो प्लाज्मिड का हम बात करें तो उस वेक्टर का YAC वेक्टर है, ठीक है, उसे हम क्लीव्ड कर सकते हैं किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। जो रिस्ट्रिक्शन 2 एंजाइम कौन से है, EcoR1 एंड BAM-H1, ठीक है। ligate the cleaved vector segment with the digest DNA fragment to form an artificial chromosome। अब क्या हुआ था, ये दोनों फ्रेगमेंट हमें मिले थे, ठीक है, EcoRI से 2 फ्रेगमेंट मिले थे, उसमें से ये दोनों फ्रेगमेंट को जुड़ने में कौन हेल्प करता है, लाइगेज एंजाइम, ठीक है, तो जो सेगमेंट बने थे DNA के उसको ये DNA फ्रेगमेंट को आर्टिफिशियली क्रोमोसोम को जोड़ने में कौन हेल्प करता है, लाइगेज एंजाइम। एंड ट्रांसफॉर्म ईस्ट सेल, अब हम ट्रांसफॉर करेंगे किस में, ईस्ट सेल में। एंड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपी, लास्ट में क्या होता है, कई सारी हम ईस्ट सेल की कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन वेक्टर्स। द फॉरेन DNA inserted into a cloning vector usually produced only a detectable quantity of product in order to increase the rate of expression of clone gene। अब क्या होता है, हम फॉरेन DNA ऐड किया, क्यों, क्योंकि ये जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, जब क्लोनिंग बनाने की प्रोसेस होती है, जब ये लास्ट में क्लोनिंग बनता है तो उसमें हम ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और कई सारी कॉपी बनती है और ये जो कॉपी है वो एक्सप्रेस होती है, ठीक है, जो क्लोन हुआ है जीन उसकी कई सारी कॉपी बनती है और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है और जो भी कॉपी बनी है वो सारी एक्सप्रेस होती है। इसकी वजह से ये फॉरेन DNA हम इसमें ऐड करते हैं। एंड सुटेबल एक्सप्रेशन सिग्नल आर इंसर्टेड इनटू द जीन क्लोन वेक्टर। अब क्या होता है, ये जो सारी कॉपी है वो एक्सप्रेस होती है, ठीक है, कब, जब हम जीन को क्लोन करते हैं तब। द क्लोनिंग वेक्टर containing suitable express signal to have a maximum gene expression is called expression vector। तो ये जब हम क्लोन तैयार करते हैं, ठीक है, उसके कंटेंट में क्या होता है, क्योंकि हमने ये जो सारा फॉरेन DNA ऐड किया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये मैक्सिमम जीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, तो हमने अभी देखा कि उसके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाता है, यानी कि कई सारी कॉपी भी करता है और जो कॉपी होती है वो सारी एक्सप्रेस भी होती है। तो हमें ये क्लोन करने में ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारी कॉपी एक्सप्रेस होती है, यानी कि जो जीन एक्सप्रेस हुआ है उसे हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। The following expression signal are introduced into gene clone vector to get maximum expression। तो ये हम जो जीन क्लोन करते हैं, ठीक है, जो हम वेक्टर बनाएंगे तो उसको मैक्सिमम एक्सप्रेशन लाने में कई सारे स्टेप लेने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो इंसर्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, हमें ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है उसको एक इंसर्ट करना होगा, ठीक है।
और दूसरा है इंसर्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग टर्मिनेशन कोडोन, जो हमने यहाँ टीलोमियर दिखाया था, ठीक है, 2 टीलोमियर प्रेजेंट थे, वैसे ही यहाँ एक स्ट्रॉन्ग टर्मिनेशन कोडोन चाहिए, ठीक है। और थर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्रमोटर एंड क्लोन जीन, हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा किसके बीच में, प्रमोटर एंड क्लोन जीन के बीच में, क्योंकि क्लोन जीन है वो क्या करेगा, कई सारी एक जीन की कॉपी बनेगी और उसमें ऐड होगा नया, हम जब कोई भी फॉरेन डीएनए ऐड करेंगे तो वहाँ पर क्लोनिंग होगी, और प्रमोटर क्या करेगा, उस प्रमोटर है वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से ये सीक्वेंस वहाँ से जो स्टार्ट होगी यानी कि शुरू होगी, ठीक है। फोर्थ है इंसर्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सीक्वेंस, तो हमें ऐसी एक सीक्वेंस को ऐड करना होगा जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, जो प्रमोटर से, जहाँ प्रमोटर हो प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, तो ऐसी सीक्वेंस को हमें ऐड करना होगा। और टर्मिनेशन वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो डीएनए की लास्ट पार्ट में होता है जहाँ पर टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो दोनों ऐसी सीक्वेंस को हमें चूज करना पड़ेगा जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन एंड टर्मिनेशन प्रेजेंट हो। और नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसलेशन इनिशिएशन सीक्वेंस, तो ऐसी सीक्वेंस को हमें ऐड करना होगा जो स्ट्रॉन्गली ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन के बारे में आप सब जानते ही होंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन के बारे में हमने बहुत पढ़ा। तो ये ट्रांसलेशन होता है इनिशिएशन, जो शुरुआत का पार्ट होता है, ठीक है वो। अब ये जो सारी हम जो स्टेप है फॉलो करते हैं, और फिर अंडर राइट सर्क्यूमस्टेंस a bacterium can replicate, transcribe and translate a gene from another species. If a bacterium translate an mRNA from an introduced gene, it make the same polypeptide as it produced in the original species. अब क्या होगा, जब ये हम सारे 5 स्टेप है वो फॉलो करेंगे, जैसे कि प्रमोटर हम ऐड करेंगे, ठीक है, जो एक टर्मिनेटर और जो ट्रांसक्रिप्शनल जहाँ ट्रांसक्रिप्शन और टर्मिनेशन सीक्वेंस सेट करेंगे, ट्रांसलेशन सीक्वेंस सेट करेंगे, इनिशिएशन, ठीक है। तो ये जो 5 टाइप के स्टेप है हम फॉलो करके एक ऐसी सीक्वेंस बनाएंगे और ऐसा डीएनए बनाएंगे, तो क्या होगा, अब जब हम ये एक सर्कुलेशन में ये बैक्टीरियम में प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन होती है, और ये हम अगर ऐड करेंगे डीएनए में तो क्या होगा, ये जो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ठीक है, तो एमआरएनए में बनेगा तो ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो जैसे ही डीएनए ओरिजिनल डीएनए था वैसे ही जब हम एमआरएनए बनाएंगे, ठीक है, और लास्ट में उसके जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो ओरिजिनल कॉपी ही हमें मिलेगी, क्योंकि एक स्पीसीज से लेकर हम कोई दूसरी स्पीसीज में अगर हम ट्रांसलेशन करें, ठीक है, ट्रांसलेट होता है, एक स्पीसीज से कोई दूसरी स्पीसीज में ट्रांसलेट होता है, तो क्या होता है, कई बार उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन ये 5 टाइप के अगर हम स्टेप फॉलो करें तो ऐसी ही सीक्वेंस हमारे पास हो, तो क्या होता है, एक स्पीसीज में से कोई दूसरी स्पीसीज में हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो हम ओरिजिनल ही कॉपी हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी यूकैरियोटिक जीन दैट इज टू बी एक्सप्रेस इन अ बैक्टीरियल वेक्टर मस्ट हैव अ कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए। अगर हम कोई यूकैरियोटिक जीन की बात करें, ठीक है, तो ये वेक्टर है, ठीक है, उसकी जो एक कॉपी हमें मिलती है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो सारे हम ये स्टेप है वो फॉलो करेंगे तो क्या होगा, अगर ये बैक्टीरियल के जो वेक्टर्स होते हैं उसमें हम ये जो कोडिंग सीक्वेंस मिलेगी, यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है, विथ नो इंटरप्शन बिटवीन द इनिशिएशन एंड द टर्मिनेशन कोडोन, तो क्या करेगा, ये इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडोन को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट है वंस अ जीन विथ इट्स
अनइंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस इज अवेलेबल। तो ऐसी जीन और ऐसी सीक्वेंस अब हमारे पास होगी जो अनइंटरप्टेड होगी, ठीक है। इट मस्ट हैव सर्टेन फीचर्स टू बी एक्सप्रेस प्रॉपर्टी इन अ बैक्टीरियल होस्ट। तो हम कोई बैक्टीरियल होस्ट में इजीली ये जो प्रॉपर्टी है सारी वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। इट मस्ट हैव अ बैक्टीरियल प्रमोटर सो द बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब इट। तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल प्रमोटर है, ठीक है, अगर हम ये जो बैक्टीरियल जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या होता है, ये ट्रांसक्राइब होता है, यानी कि जहाँ पर ये डीएनए की सीक्वेंस में प्रमोटर तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को अच्छी तरह से जानते होंगे। जो डीएनए की सीक्वेंस में प्रमोटर प्रेजेंट होता है और उसमें आरएनए पॉलीमरेज रन करता है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और फिर ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, तो अगर हम जो सारे बैक्टीरियल होस्ट में ये सारे जो प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करने में हम सक्सेस हो जाते हैं तो किसकी वजह से, ये जो बैक्टीरियल प्रमोटर है और जो ये बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है, इस सीक्वेंस को। और फिर ये जो सीक्वेंस है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो पाती है प्रॉपरली। और नेक्स्ट है इट नीड अ साइन डायग्रानो सीक्वेंस। तो डायग्रानो जो सीक्वेंस है उसके बारे में हमने आगे भी आपको बताया था। जो डीएनए की सीक्वेंस होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसके आगे की सीक्वेंस को हम साइन डायग्रानो सीक्वेंस कहते हैं, जो माइनस में होती है, ठीक है। आपको पता ही होगा, मैंने जो चैप्टर 2 या 3 में आपको डिस्कस किया था, ठीक है। साइन डायग्रानो सीक्वेंस होती है जो माइनस में होती है, ठीक है, तो उसकी हमें ज़रूरत होती है। सो बैक्टीरियम राइबोसोम कैन बाइंड इफेक्टिव टू द एमआरएनए एंड ट्रांसलेट इट। तो जो राइबोसोम है वो बाइंड कर पाता है और जो आरएनए जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो एमआरएनए पूरी तरह से बन पाता है। लेकिन सभी प्रोसेस में ये नेसेसरी नहीं होता, यानी कि कंपलसरी ये ज़रूरी नहीं होता कि जो साइन डायग्रानो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को की हमें ज़रूरत हो, ठीक है, उसके बिना ही ये काम चलता है। तो although this is not always necessary, it is helpful to have a row dependent terminator to end transcription after the gene has been transcribed। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हेल्पफुल हो, और जो ये टर्मिनेशन है जहाँ पर ये डीएनए की एंडिंग हो, ठीक है, तो ये जो ये राइबोसोम होता है वो बाइंड कर पाता है और फिर एमआरएनए बनता है, जहाँ यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन पर जब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ तक चलती है, इनिशिएशन पार्ट होता है, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है, ये तीनों पार्ट होता है। इनिशिएशन यानी कि जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, इलोंगेशन यानी कि जो बीच का पार्ट होता है, वो टर्मिनेशन यानी कि जो लास्ट का पार्ट होता है। तो ये लास्ट का पार्ट है जहाँ पर ये डीएनए की एंडिंग होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है, तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट की प्रोसेस चल रही होती है तो ये जीन क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, ठीक है। तो ये रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है, यानी कि जो ये जीन होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें से ये जो जीन होते हैं सारे ट्रांसक्राइब होता है। तो कई बार ये जो जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए कई बार ये जो साइन डायग्रानो सीक्वेंस है उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन नेसेसरी नहीं होती, ठीक है। तो कई बार ऐसे ही चलता है कि ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।